नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़@4। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। आज से हिंदुस्तान में ट्रिपल तलाक खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अमान्य, असंवैधानिक और साथ ही गैर कानूनी करार दिया है। 5 जजों की संविधान पीठ में 3 जज ने इसे असंवैधानिक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रिपल तलाक कुरान के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। चीफ जस्टिस JS खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने ट्रिपल तलाक को 3-2 से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जो परंपरा कुरान के सिद्धांतों के खिलाफ हो वो मंजूर नहीं। ट्रिपल तलाक पूरी तरह से एक तरफा है और इसे खत्म किया जाए, ये खत्म हो। देश की 9 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी मिल गई है और आज वो इसका जश्न मना रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब उन्हें कभी फोन तो कभी चिट्ठी तो कभी SMS पर 3 बार तलाक देकर निकाह खत्म करने के टॉर्चर से आजादी मिल गई है। दिल्ली, मुंबई से लेकर लखनऊ तक महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। खुशी मना रहे हैं, हमें 3 तलाक से आजादी मिल गई, हमको इंसाफ मिल गया है। अब हम खुलकर सांस लेकर जी सकते हैं, हम बिल्कुल आजाद हैं। आज का फैसला ऐतिहासिक फैसला है। हम सारे लोग बहुत खुश हैं, बहुत ही यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। और एक पीढ़ी से चली आ रही जो बुराई थी, उस बुराई का खात्मा हुआ है और हम मुस्लिम महिलाओं की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है वो अच्छा ही लिया है, ये सही है, औरतों के लिए बहुत ही अच्छा है। भारत में करीब 50% मुस्लिम महिलाएं निरक्षर हैं। मुस्लिम समाज की सिर्फ 2.5% महिलाएं ग्रेजुएट हैं। उत्तर भारत की मुस्लिम महिलाएं बेहद कम पढ़ी लिखी हैं। उत्तर भारत के गांवों में 85% मुस्लिम महिलाएं निरक्षर हैं। आर्थिक गतिविधियों में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी कम है। खराब हालत में काम करती हैं ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं। और आज से हिंदुस्तान में ट्रिपल तलाक खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अमान्य, असंवैधानिक और साथ ही साथ गैर कानूनी यहां पर करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने आज बहुमत से फैसला सुनाया कि ट्रिपल तलाक असंवैधानिक और गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रिपल तलाक कुरान की बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। चीफ जस्टिस JS खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने ट्रिपल तलाक को 3-2 से खारिज कर दिया। संविधान पीठ के 3 जजों ने ट्रिपल तलाक के विरोध में फैसला सुनाया। 3-2 की मेजॉरिटी से ट्रिपल तलाक को आज की तारीख से अवैध करार दे दिया गया है। क्या 6 महीने के लिए किया गया? नहीं, हमेशा के लिए। तो आज ये सारा बानो के केस में कोर्ट ने जो ट्रिपल तलाक को इनवैलिड, अवैध घोषित किया है, इट्स अ हिस्टोरिकल मोमेंट। आज की जजमेंट से तो ये साफ है कि जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी की औरतें हैं उनके सिर के ऊपर जो डार्क क्लाउड्स मंडरा रहे थे कि कल हमारे साथ क्या होगा, कल हमें कोई घर से निकाल ना दे, वो सारे क्लाउड आज खत्म हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो परंपरा कुरान के सिद्धांतों के खिलाफ है वो मंजूर नहीं की जा सकती। कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पूरी तरह से एक तरफा बताया और कहा कि इसे हर हाल में खत्म होना चाहिए। जस्टिस JS खेहर ने कहा कि सरकार ट्रिपल तलाक पर कानून बनाए। जस्टिस कुरियन जोसेफ ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक बताया। जस्टिस RF नरीमन ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक बताया। जस्टिस UU ललित ने भी ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक बताया। जस्टिस अब्दुल नजीर ने कहा कि सरकार ट्रिपल तलाक पर कानून बनाए। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्वागत किया। आई एम श्योर दैट दिस स्टेप व्हिच द जुडिशरी हैज टेकन, others in India, in the legislatures and outside, will also walk on the same progressive path and ensure that personal laws in India continue to remain progressive, and all such aberrations in those laws which infringe constitutional guarantees can now be rectified. मेरे सहयोगी संतोष इस पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। संतोष, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया तो जाहिर तौर पर जो तमाम मुस्लिम महिलाएं थी उन्होंने तो जरूर राहत की सांस ली, और कोर्ट ने यहाँ वित्त मंत्री ने भी कहा कि तमाम जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, उन्होंने इसका स्वागत किया है। क्या ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से या किसी और की तरफ से और कोई प्रतिक्रिया आई है इस पर? देखिए, ऑपोजिशन पार्टी की प्रतिक्रिया जैसी भी हो, लेकिन कुल मिलाकर आज पूरा हिंदुस्तान में इसके लिए जश्न मनाया जाना चाहिए, क्योंकि हम आधी जो मुस्लिम 18 करोड़ मुस्लिम आबादी है वहाँ पर महिलाओं की जो भागीदारी थी वो बिल्कुल ना के बराबर हो रही थी। उन्हें
जो समानता का अधिकार जो बाकी हिंदू या दूसरे धर्मों में महिलाओं को दिया जाता है वो नहीं मिल रहा था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बिल्कुल साफ कर दिया कि उन महिलाओं को भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जो मुस्लिम की शरीयत के आधार पे जो कानून बना था 3 तलाक, एक वन गो में आप किसी को भी उन सारे अधिकारों से वंचित कर देते थे जो अधिकार उन्हें मिलने चाहिए थे। तो कुल मिलाकर यूं कह सकते हैं कि 9 करोड़ जो इस देश की लगभग आबादी है, मुस्लिम आबादी है महिलाओं की, उन लोगों के लिए आज एक बड़ी जीत है। और ये जीत समानता के अधिकार, अब उन्हें एक अधिकार मिलेगा, एक सम्मान के साथ अपने समाज में जी सकेंगी और उन्हें भी वो हक मिलेगा, उन्हें भी वो अधिकार मिलेगा जिन अधिकारों के हकदार वो थी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम अपडेट के लिए। बात बाजार की कर लेते हैं। तो बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। मिले जुले संकेतों के बीच बाजार की मजबूत शुरुआत हुई, लेकिन बाजार ऊपरी स्तरों पर नहीं टिक पाया। आज के कारोबार में निफ्टी 9,750 के स्तर के बेहद करीब पहुंच गया था। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर भी दबाव देखने को मिला। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 33 और निफ्टी 11 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। तेल, गैस, फार्मा और चुनिंदा आईटी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। वहीं एनबीएफसीज, ऑटो, पावर और रियल्टी शेयरों में बिकवाली रही। सेबी चेयरमैन अजय त्यागी ने साफ किया कि इन्फोसिस के शेयरों पर सेबी की नजर बनी हुई है। एफएसडीसी की बैठक में शामिल हुए त्यागी ने शेल कंपनियों पर भी कड़ा रुख अख्तियार किया और कहा कि इनके खिलाफ जांच जारी रहेगी। इस बैठक में वित्त मंत्री के अलावा आरबीआई गवर्नर और आईआरडीए चेयरमैन भी शामिल हुए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक के बाद सेबी चेयरमैन ज्यादा बात करने के मूड में तो नहीं दिखे, लेकिन जी बिजनेस को मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म और बैंकों के एनपीए जैसे मुद्दे छाए रहे। सबसे अहम मुद्दा रहा इन्फोसिस में मचा हड़कंप। सेबी चेयरमैन ने कहा कि मार्केट रेगुलेटर की नजर इन्फोसिस के शेयरों पर है। उन्होंने ये भी कहा कि डीमैट अकाउंट को 31 दिसंबर तक लिंक कराना होगा, यानी 31 दिसंबर तक अकाउंट को आधार से लिंक नहीं कराने पर उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। सेबी चीफ ने कहा कि और भी शेल कंपनियों की जांच चल रही है। सेबी प्रमुख ने यह भी कहा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट सितंबर के आखिर तक सौंप देगी। लिस्टेड कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर जून में सेबी ने कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमुख उदय कोटक के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया था। एफएसडीसी की बैठक में फाइनेंशियल डेटा मैनेजमेंट सेंटर के प्रोग्रेस पर भी चर्चा हुई। शेल कंपनियों के खिलाफ सेबी बीएसई के सफाई अभियान को देखते हुए एफएसडीसी की बैठक काफी अहम थी। सेबी प्रमुख ने बैठक में साफ कहा कि शेल कंपनियों के खिलाफ जांच जारी रहेगी। उन्होंने डीमैट अकाउंट को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर साफ संकेत दिया कि फाइनेंशियल सेक्टर की सफाई को लेकर वो गंभीर हैं। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। इन्फोसिस के अधिकारियों ने आज वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। इन्फोसिस के अधिकारियों ने कंपनी के हालात के बारे में वित्त मंत्री को जानकारी दी। इन्फोसिस के को चेयरमैन रवि वेंकटेशन का कहना है कि कंपनी में जो कुछ चल रहा है उसकी सभी जानकारी शेयरधारकों से साझा की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी में गवर्नेंस को मजबूत करेंगे और स्थिति जल्द सामान्य होने की उम्मीद है। बीएसई ने भारत 22 इंडेक्स लॉन्च कर दिया है। भारत 22 इंडेक्स में टॉप 22 सरकारी कंपनियों के स्टॉक शामिल होंगे। सरकार की पहल को ध्यान में रखते हुए बीएसई ने इंडेक्स लॉन्च किया। इस मौके पर हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने खास बातचीत की बीएसई के चीफ बिजनेस ऑफिसर नीरज कुलश्रेष्ठ और एसएनपी बीएसई इंडेक्सेस के बिजनेस हेड कोयल घोष से। से एसएनपी बीएसई भारत 22 इंडेक्स की शुरुआत हो गई है और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है बीएसई के चीफ बिजनेस ऑफिसर नीरज कुलश्रेष्ठ और कोयल घोष एसएनपी बिजनेस इंडेक्स की बिजनेस हेड। हाँ सर, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूँगा कि ये जो नया इंडेक्स लॉन्च किया गया है तो इसका मकसद क्या है? पहले से ही बहुत सारे इंडेक्सेस थे तो ये किस तरह से अलग होगा? ये देखिए, ये सरकार की तरफ से जो पहल है, आप ये सरकार के जितने भी नए इनिशिएटिव्स हैं इसकी तरफ हम ध्यान दें तो हमें पता चलेगा। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट है, ये एक बहुत बड़ा सरकार का इनिशिएटिव है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार के इनिशिएटिव के बेसिस पे ये इंडेक्स की संरचना हुई है। तो भारत 22 इंडेक्स यानी भारत के 22 टॉप पीएसयू कंपनीज और उसके अलावा सरकार ओन्ड कंपनीज,
सरकार की ओनरशिप जिनमें है उस तरह की कंपनीज हैं। इसमें बैंक्स भी आते हैं और मल्टीपल कई सारे सेक्टर वगैरह हैं। मैं आपसे ही समझना चाहूँगा, क्योंकि जैसे इसकी पूरी डिज़ाइनिंग आपने की है इस इंडेक्स की, तो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट रहे, किस तरह से उसको सम्मिलित किया गया है और उस मेन फोकस कहाँ पे रहा? तो हम लोग ने इसको इसके पूरा यूनिवर्स जो बोलते हैं उस सुटी स्टॉक्स है, इसमें पीएसबी स्टॉक्स है और सीपीएससी है। तो इसमें जब हम लोग ने इसकी रचना की, इसमें से अब हम लोग ने 3 सुटी स्टॉक्स लिए, 3 पीएसबीज लिए और रेस्ट सीपीएससी थे, जिसमें महारत्ना है, मिनी रत्ना है और नवरत्ना है। सो ये सब मिला के इनकी रचना हुई और ये 6 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। तो इसीलिए इसकी काफ़ी डाइवर्स है और ताकि एक स्टॉक या एक सेक्टर में ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं हो, ताकि कोई हैवी नहीं हो, हमने ईच स्टॉक का 15% कैप किया है और सेक्टर का 20% कैप किया है। देश का भविष्य युवा है, ये देश युवाओं का देश है और यही वजह है कि पीएम मोदी युवाओं को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं। आज पीएम मोदी देश के 200 युवा सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें बजाज ऑटो के राजीव बजाज, फ्यूचर रिटेल की अवनी बयानी, एस्कॉर्ट्स के निखिल नंदा, बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष, HUL की प्रिया नायर शामिल है। पीएम मोदी इन सभी युवा प्रोफेशनल से ग्रोथ से लेकर जॉब जैसे सभी मुद्दों पर राय लेंगे। इस पूरे कार्यक्रम को चैंपियंस ऑफ चेंज का नाम दिया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रदर्शी यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़े हैं। आलोक, 200 से भी ज्यादा युवा सीईओ से प्रधानमंत्री की ये मुलाकात एक बड़ा फीडबैक या यूं कहें कि सजेशंस लेना चाहते हैं यूथ से वो? बिल्कुल, देखिए मोदी सरकार कह सकते हैं कि एक अलग कह सकते हैं कि अलग लीक पर चलने वाली सरकार है और इसी बात को प्रधानमंत्री मोदी जो तमाम जो 200 सीईओ हैं उनसे सजेशंस लेकर ये बात कहना चाहते हैं कि जो सरकार में जो चीज़ें चलती हैं, जो सरकार की चुनौतियां हैं लगातार, उसके सॉल्यूशन को लेकर क्या युवा के मन में है, क्या किस तरह से वो सॉल्यूशन चाहते हैं, क्या सॉल्यूशन उसका हो सकता है, उन सभी चीज़ों पर आज प्रधानमंत्री को ये तमाम जो युवा सीईओ हैं वो एक प्रेजेंटेशन देंगे, जिसमें कई सारे मुद्दे हैं जो सरकार की भी बड़ी चुनौतियां रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा अगर कहें तो जॉब ग्रोथ एक बड़ी समस्या रही है, साथ ही साथ इनकम एनहांसमेंट सबसे बड़ी समस्या रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ, साथ ही साथ जो फार्मर्स की डबल करने की इनकम जो सरकार ने वायदा किया है 2022 तक, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो इन तमाम मुद्दों पर ये तमाम जो सीईओज हैं ये प्रेजेंटेशन देंगे और बताएंगे किस तरह से इंडिया इंक है इन सरकार के जो तमाम मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर किस तरह से एक पार्टनर की भूमिका अदा कर सकता है। और जाहिर सी बात है कि ये जो प्रेजेंटेशन होगा उसके बाद प्रधानमंत्री का भाषण भी होगा आज यहाँ पर करीब 5-5:30 बजे के करीब। तो उसमें देखना होगा कि प्रधानमंत्री फिर जो ये सजेशंस आते हैं उससे कितने उत्साहित हो रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों 17 अगस्त को भी एक बैठक हुई थी, उसमें भी 6 ग्रुप बनाए हुए थे जो स्टार्टअप्स के थे और उन 6 स्टार्टअप्स ने अपने जो मुद्दे हैं, जो अपने एजेंडा है उसको रखा था, जिसमें अगर बात करें तो इनक्रेडिबल इंडिया था, सॉफ्ट पावर था, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया बाई 2022, ये तमाम कह सकते हैं सब्जेक्ट दिए गए थे। इस पर इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट बना के दी है और उन रिपोर्ट्स का आज प्रेजेंटेशन होगा और प्रेजेंटेशन के बाद देखना होगा कि सरकार इन तमाम जितने भी आइडियाज़ होंगे, इनोवेशंस होंगे, उससे कितना प्रभावित होती है और कितना उसको इनकॉर्पोरेट कर पाती है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो नीति आयोग का विज़न होगा 30 ईयर्स के लिए, वो विजन इससे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होगा या यहाँ से वहाँ से पॉइंट्स को उठाए जाएंगे। और प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पे कहा है कि वो चाहेंगे कि ऐसे जो यंग इंडियंस जो चैंपियंस ऑफ चेंज हैं वो ऐसा इवेंट हर साल हो, ताकि उन्हें यूथ और जो नई सोच है, नई पौध है, उनका क्या इंस्पिरेशन है, क्या सोचना है, उससे रूबरू होने का मौका मिलता रहे। तो इस दिशा में देखें तो एक गवर्नेंस के लिहाज से, एक यंग एंटरप्रेन्योर्स के एक्सपेक्टेशन से लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है और प्रधानमंत्री आज इस बैठक में थोड़ी देर के बाद संबोधन भी करेंगे और यंग एंटरप्रेन्योर्स के जो सुझाव हैं, जो उनको जो एक टास्क दिया गया था, 30-35 के ग्रुप में 6 ग्रुप बनाए गए थे, उन तमाम सजेशंस को प्रेजेंटेशन के तौर पर भी वो देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। फेस्टिवल सीजन से पहले अमेजन इंडिया पूरे भारत में 41 फुलफिलमेंट सेंटर खोलने जा रही है और इसी के तहत अमेजन ने आज अहमदाबाद में एक फुलफिलमेंट सेंटर खोला। कंपनी ने दावा किया कि पूरे भारत में पिछले साल के मुकाबले अमेजन की सेल इस साल 160% ज्यादा रही, इसलिए ज्यादा सेंटर्स खोले जा रहे हैं। 41 सेंटर की प्रोडक्ट की स्टोरेज क्षमता 13 मिलियन क्यूबिक फीट है। कंपनी वो तमाम प्रोडक्ट ऐसे सेंटर में रखेगी जो यहां से सीधे ग्राहकों को डिस्पैच की जाएगी।
अमेज़न ने आज गुजरात में अपना दूसरा फैसिलिटी सेंटर शुरू किया है, जिसको आप वर्कशॉप भी कह सकते हैं। और यहाँ से पूरे भारत में जितनी भी प्रोडक्ट है उनको सेल किया जाएगा। और अमेज़न की जो पॉलिसी है कि जितने भी सेलर है और बायर है उनको एक मंच प्रदान किया जाए। फेस्टिव सीज़न से पहले अमेज़न का टारगेट है कि पूरे भारत में 41 इस तरह के फुलफिलमेंट सेंटर है वो खोले जाए और करीब करीब 13 मिलियन क्यूबिक फीट उनकी कैपेसिटी रहेगी। इतनी चीज़ें वो इसमें संभाल पाएंगे। और हमने ये पूछा कि कितना YOY ग्रोथ है अमेज़न का, तो उन्होंने साफ कहा कि गुजरात का है वो पिछले साल की तुलना में 100% ग्रोथ है, जबकि पूरे भारत का उनका जो सेल का ग्रोथ है वो करीब करीब 160% है। तो अमेज़न ने फुलफिल तैयारियां कर ली है आने वाले फेस्टिव सीज़न को हिट करने के लिए। और इसीलिए गुजरात में है वो दूसरा फुलफिलमेंट सेंटर उन्होंने शुरू किया है। और जल्द ही दिवाली से पहले पूरे भारत में इस तरह के 41 सेंटर वो खोलने वाला है। केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। हम लोगों का इस साल का उद्देश्य है कि फेस्टिवल सीज़न जो आ रहा है उससे पहले टोटल 41 फुलफिलमेंट सेंटर्स होंगे, जिससे कि सेलर्स जो हैं अपना फ्रेश सिलेक्शन, यूनिक सिलेक्शन फेस्टिवल से पहले लेके आ सकें और कस्टमर्स जो पूरे देश भर में कस्टमर्स हैं उनको वो आइटम्स पहुंचा सकें। सो 41 फुलफिलमेंट सेंटर्स होंगे हमारे, और उसमें से अभी 2 और अनाउंस करने वाले हैं हम। आज देश के 10 लाख से ज्यादा सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर है। दिन भर सरकारी बैंकों में कामकाज ठप रहा। हालांकि प्राइवेट बैंकों में रोजाना की तरह कामकाज चल रहा है। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से 1,32,000 शाखाओं के कामकाज पर असर पड़ा। सरकारी बैंकों में कैश ट्रांजैक्शन, चेक क्लियरेंस जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज बंद है। बैंकों के मर्जर के खिलाफ समेत कई दूसरी मांगों के समर्थन में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मचारी कॉर्पोरेट्स को एनपीए में दी जाने वाली रियायत और सरकारी बैंकों के मर्जर और निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की क्या है मांगे? जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह ने कुछ हड़ताली बैंक कर्मचारियों से बातचीत की। इस समय मैं मुंबई के फोर्ट इलाके के इलाहाबाद बैंक के बाहर हूं और आप देख सकते हैं कि ये बैंक के कर्मचारी जो है आज हड़ताल पे है। सुबह 8 बजे से हड़ताल पे हैं और जो मांगे हैं उसको लेकर भी यहाँ पर जो आप पोस्टर्स देख सकते हैं, जो कर्मचारी हैं उनकी मांगे हैं। एंटी पीपल बैंकिंग रिफॉर्म जो है उसको अपोज कर रहे हैं। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट एनपीएस जो राइट ऑफ हो रहा है और बैंकिंग चार्जेस जो बढ़ाए जा रहे हैं उसको अपोज कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि जो संसद की पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंडेशन की है एनपीए रिकवरी की, उसको लागू करनी चाहिए। इसके अलावा जो कर्मचारियों की जो लंबे समय से मांग चली आ रही है कि जो प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है बैंकों की, उसको रोका जाए। और जो मर्जर सरकार सोच रही है कई सारी सरकारी बैंक को मिलाकर एक बैंक बनाना, तो उसकी भी जो मांग है कर्मचारी उठा रहे हैं। हालांकि इससे जो ग्राहक है उनको कहीं ना कहीं आज थोड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो रोजमर्रा के काम होते हैं बैंकिंग के वो नहीं हो पाए। लेकिन दूसरी तरफ जो बैंक के कर्मचारी है वो भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। और आज से मैकडॉनल्ड्स के कई स्टोर्स बंद हो गए। दिल्ली के कनॉट प्लेस में मैकडॉनल्ड्स का सबसे पुराना स्टोर आज से बंद हो गया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक उत्तर और पूर्वी भारत के 169 स्टोर बंद नहीं हो, इसे लेकर मैकडॉनल्ड्स ने नए पार्टनर की तलाश शुरू कर दी है। कहा यह भी जा रहा है कि मैकडॉनल्ड्स अपने दूसरे पार्टनर, जो फिलहाल दक्षिण और पश्चिम भारत में रेस्टोरेंट चलाती है, उससे बातचीत कर रही है। मैकडॉनल्ड्स ने कल ही अपने मौजूदा पार्टनर से 22 साल पुरानी डील तोड़ी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर बर्गर खाने आए थे, मैकडी में आए थे, लेकिन स्टोर देखने के बाद वो दूसरे स्टोर की खोज उन्होंने शुरू कर दी। तो चलिए जानते हैं कि कितना इम्पैक्ट होगा और लोगों की जो फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं मैकडी से, उस पर क्या असर पड़ेगी। आप यहाँ पे मैकडी का बर्गर खाने आए थे, अब क्या, क्योंकि स्टोर्स बंद कर दिए गए, तो अब आप किसी दूसरे स्टोर जाएंगे या वेट करेंगे जब तक मैकडॉनल्ड्स नहीं खुलता है, या आपको लगता है कि इसके बिजनेस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा? Actually, we came here to eat at McDonald's, but now that it's closed, we have to find some other place or some other McDonald's. We are just thinking about that only right now. बर्गर किंग ने मैकडी को काफ़ी कंपटीशन दिया है इंडिया में, तो क्या आपको लगता है कि वो मैच कर पाएगा मैकडी को और इससे उनके बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा? Sort of, because McD's food is according to India taste, but I don't think people go to Burger King. I don't know. Thank you.
तो ये तो थे कुछ लोग जो हमें बता रहे थे कि कैसे वो मैकडी के जो स्टोर बंद कर दिया गया उससे ज़रूर उनके बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा और अब वो नए स्टोर की खोज में शुरू कर देंगे, बट शायद वो टेस्ट मैच ना कर पाए वो स्टोर्स। बट ये बात तो क्लियर है कि मैकडी के बिजनेस को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ऑटो सेक्टर में नए लॉन्चेस की बाहर आ गई है। आज हुंडई ने अपनी नेक्स्ट जेन वर्ना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट जेन वर्ना पेट्रोल की एक शोरूम कीमत 7,99,000 से शुरू होकर 12,23,000 रुपए के बीच होगी, जबकि डीजल वर्जन की एक शोरूम कीमत 9,19,000 रुपए से शुरू होकर 12,61,000 रुपए तय की गई है। नई हुंडई वर्ना को 2 प्लेटफॉर्म्स पर तैयार किया गया है। पैसेंजर सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए इसके सभी वेरिएंट्स में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और ड्यूअल एयरबैग स्टैंडर्ड आएंगे। टॉप वेरिएंट में एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करने वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड सीटें, सनरूफ, 6 एयरबैग्स मिलेंगे। हुंडई का कहना है कि नई वर्ना का अट्रैक्टिव कीमत का फायदा सिर्फ शुरुआती 20,000 ग्राहकों को मिलेगा। नई वर्ना का मुकाबला होंडा सिटी, मारुति की सियाज, फॉक्सवैगन वेंटो और स्कोडा रैपिड से होगा। ये 5th जनरेशन वर्ना है और ये जो है इंटेलिजेंट बाय डिज़ाइन है। ये जो है 4 स्मार्ट पिलर्स पे आती है, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन, डायनेमिक परफॉर्मेंस, सुपर सेफ्टी, न्यू टेक्नोलॉजी एंड एडवांस फीचर्स पे। ये जो है डीजल और पेट्रोल पावर ट्रेन दोनों में अवेलेबल रहेगी। डीजल में जो है इसके जो है 6 वेरिएंट्स होंगे, 4 मैनुअल और 2 ऑटोमेटिक, और पेट्रोल में भी 6 वेरिएंट्स रहेंगे, 4 मैनुअल और 2 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के जो है 7 कलर्स में आएगी। और इसका जो स्टार्टिंग प्राइस जैसे आपने कहा बहुत ही एग्रेसिव है। पेट्रोल में जो है मैनुअल ट्रांसमिशन जो फर्स्ट वेरिएंट है वो स्टार्ट होता है 7,99,900 से, और डीजल में जो है मैनुअल जो स्टार्टिंग वेरिएंट है वो स्टार्ट होता है 9,19,900 से। दिल्ली के 449 प्राइवेट स्कूलों को केजरीवाल सरकार टेक ओवर करने की तैयारी कर रही है। हालांकि ये टेक ओवर सरकार कैसे करेगी इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में प्लान पेश करना होगा, लेकिन फिलहाल इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने मंजूरी सरकार को दे दी है। दिल्ली सरकार ने इन स्कूलों को 14 दिनों के अंदर बढ़ी हुई फीस लौटाने का वक्त दिया है। इसके बाद टेक ओवर की कार्रवाई शुरू हो सकती है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। डीपीएस आरके पुरम, संस्कृति स्कूल, मॉडर्न स्कूल बाराखंबा, वसंत वैली स्कूल वसंत कुंज, स्प्रिंगडेल स्कूल धौला कुआं। ये वो चंद नाम हैं जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के बीच अपनी धमक रखते हैं, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन निजी स्कूलों को दिल्ली सरकार टेक ओवर कर सकती है। आरोप है मनमानी फीस वसूलने का। केजरीवाल सरकार दिल्ली के ऐसे 449 प्राइवेट स्कूलों के टेक ओवर की तैयारी कर रही है। मामला जुड़ा है प्राइवेट स्कूलों के पेरेंट्स को बढ़ी हुई फीस वापस नहीं करने से। दरअसल 2006 से 2009 तक की 32 महीने की मनमानी फीस वसूलने वाले करीब 1000 प्राइवेट स्कूलों की जांच के लिए 2011 में हाईकोर्ट ने अनिल देव कमेटी का गठन किया था। पिछले 6 साल में अनिल देव कमेटी 11 रिपोर्ट कोर्ट को सौंप चुकी है, जिसमें कहा गया है कि करीब 544 स्कूलों ने जरूरत नहीं होने पर भी अपने स्कूल में फीस बढ़ाई। उसके बाद कोर्ट ने ये 32 महीने की बढ़ाई हुई फीस 9% ब्याज समेत पेरेंट्स को लौटाने का निर्देश स्कूलों को दे दिया था, लेकिन 15 से 20 स्कूलों को छोड़कर फीस किसी स्कूल ने नहीं लौटाई। इन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने इन्हें टेक ओवर करने का प्रस्ताव कोर्ट में सौंपा। और इसी पर देखिए शाम 4:30 बजे हमारा खास कार्यक्रम। फिलहाल न्यूज़@4 में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।